दोस्तों, आज की कहानी इतनी खूबसूरत है कि शायद मेरी स्टोरी टेलिंग इसे पूरी तरह से जस्टिफाई ना कर पाए। इसलिए आप इसे नेटफ्लिक्स पर देखेंगे तो आप खुद इसके किरदारों को ज्यादा अच्छे से महसूस कर पाएंगे। अब कहानी की बात करूं तो आज हर इंसान अपने अपने रोजमर्रा के कामों में इतना बिजी हो चुका है कि जब एक दिन वो जिंदगी के ऐसे मोड़ पर पहुंच जाता है तो उसकी सारी जिंदगी मानो उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ठीक ऐसा ही हो रहा है रॉबर्ट के साथ, जो आज 80 साल का हो चुका है और अपनी जिंदगी के बारे में हमें बता रहा है। आज हम सारी कहानी को उसी की जुबानी सुनेंगे और कहानी के आखिर में आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है, तो वो जरूर सुनकर जाना। कहानी शुरू होती है एक ट्रेन टनल से। उसी के साथ वाले जंगल में कुछ लोग पेड़ काट रहे थे, जिनमें से एक रॉबर्ट भी है। वो आइडाहो का रहने वाला है। वो कभी ये जान ही नहीं पाया कि उसके माता पिता कौन थे। 6 साल की उम्र में उसकी देखभाल कर रहे लोगों ने उसे आइडाहो के फ्रायर शहर वाली जगह का नाम लिखकर ट्रेन में बिठा दिया। वहां पहुंचकर वो अनजान लोगों के साथ रहने लगा और किसी ने उसे कभी बताया ही नहीं कि वो अपने माता पिता से कैसे अलग हुआ। पेट पालने के लिए वो एक चीनी परिवार की दुकान पर काम करने लगा, लेकिन वहां के लोग अक्सर शहर में आते और चीनी परिवारों को पकड़कर अमेरिका से निकाल देते। इसके बाद एक बूढ़े के साथ रहने लगा, लेकिन एक दिन वो भी अनजानी परिस्थिति में किसी जानवर से हुए हमले से मौत की नींद में सो जाता है। इसके बाद उसने स्कूल जाना भी छोड़ दिया और बस काम की तलाश में इधर उधर भटकता रहा। काम की भागदौड़ में उसे नहीं पता चला कि कब वो बड़ा हो गया। वो अक्सर चुप रहने लगा और उसने चर्च जाना शुरू किया। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक महिला से होती है जिसका नाम ग्लेडिस है। वो रॉबर्ट को पहली बार वहां देख क्यूरियोसिटी के चलते उससे पूछती है कि तुम कौन हो और कहां से आए हो। शर्मा कर रॉबर्ट उससे बात करता है। इसके बाद उसे चर्च जाना अच्छा लगने लगा, शायद ग्लेडिस को देखने के लिए ही सही। बातों और मुलाकातों का सिलसिला बढ़ा और 3 महीनों के बाद ही दोनों ने शादी का फैसला किया। और शादी के बाद दोनों फैसला करते हैं कि नदी किनारे एक छोटी सी जमीन लेंगे और वहां अपना लकड़ी का घर बनाएंगे। खिड़कियां और दरवाजे कहां लगाने हैं वो भी डिसाइड हो चुका था। शायद जिंदगी से भटके हुए रॉबर्ट को अब एक सही दिशा मिल चुकी है। उन दिनों शहर में काम नहीं मिलता तो रॉबर्ट को काम के लिए शहर से बाहर जाना पड़ता था, और अब ग्लेडिस भी प्रेग्नेंट थी तो उसे तो कमाना ही था। साथ में काम कर रहे लोग अलग अलग जगह से आए होते थे, जैसे कि चाइना या फिर किसी और देश से, लेकिन अनजान होकर भी सब एक साथ रहते और हंसी खुशी काम करते। कुछ समय बाद उन सभी लोगों को रेल रोड ब्रिज बनाने का काम मिला। काम बेहद ही थका देने वाला होता था, लेकिन पेट पालने के लिए उसने ये भी किया। एक दिन काम के दौरान कुछ अनजान लोग आए और उस चाइना से आए हुए आदमी को उठाकर ले गए। रॉबर्ट ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की। वो मदद की गुहार लगाता रहा, लेकिन वो लोग उसे ब्रिज से नीचे फेंक देते हैं। अब कुछ महीनों बाद रेल ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है। सरकारी आदमी आया और निरीक्षण के लिए खाली इंजन को पटरी पर दौड़ाया और ब्रिज मजबूत बना था। लोग खुश थे कि अब इस ब्रिज के जरिए मीलों का सफर घंटों में तय हो जाएगा। रॉबर्ट सोचता है, यहां से कई सदियों तक लोग ट्रेनों में बैठकर यात्रा करेंगे, लेकिन कोई कभी उस चीनी आदमी को याद नहीं करने वाला जिसकी मौत यहां हुई है। और कई सालों बाद यहां स्टील का ब्रिज बन जाएगा, जिससे किसी को कभी याद ही नहीं रहेगा कि यहां लकड़ी का कोई पुल था भी या नहीं। उसे हर समय अब वो मरा हुआ आदमी दिखाई देने लगा। महीनों बाद वो घर वापस आता है। ग्लेडिस उसे देख उसके गले से लग जाती है। वो अपनी बेटी को देखता है और इमोशनल हो जाता है और अपने कमाए हुए पैसे ग्लेडिस के हाथ में रख देता और शहर से महंगी विस्की भी लाया था। रॉबर्ट एक शांति के साथ उसके साथ बाहर टहलता और डिनर बनाते हुए अपने काम के साथियों के किस्से बताता और भगवान का शुक्रिया अदा करता कि उसके पास जिंदगी में एक परिवार तो है। दोनों पुराने दिनों की तरह ही नदी किनारे समय बिताते और मछली पकड़ना भी आसान हो गया था, क्योंकि हाल ही में ग्लेडिस ने एक नया फिश ट्रैप बनाया था। लेकिन रॉबर्ट की नींद अक्सर छोटी हो गई थी, क्योंकि सपनों में अक्सर उसे अपना चीनी दोस्त दिखाई देने लगा। रॉबर्ट ग्लेडिस के साथ शहर जाता और अपनी बेटी के बचपन को याद रखने के लिए एक फैमिली फोटो खिंचवाता, और जिंदगी का पहिया फिर से घूमता और लकड़ी काटने का सीजन फिर से आ गया। उसके साथ अक्सर नए नए साथी होते जिनका कोई घर बार नहीं था, और रॉबर्ट ऐसे लोगों की बहुत इज्जत किया करता था। साथियों में कुछ आदमी तो ऐसे भी थे जो 2 महीनों तक बिना बोले काम किया करते थे, यहाँ तक कि बातों में भी हिस्सा नहीं लिया करते थे। हैंक नाम का भी एक आदमी था जो ट्री के तने में घर बनाकर रहता था। एक साथी और था जिसका नाम फ्रैंक था और हर समय बाइबल का ज्ञान दिया करता था, मानो जैसे बाइबल जब लिखी गई हो तो सबसे पहले उसने खुद पढ़ी हो। लेकिन एक दिन अचानक एक अनजान आदमी उनके पास आया जो किसी सैम नाम के आदमी को ढूंढ रहा था। यह सुनते ही फ्रैंक भागने लगता है और वो आदमी उस पर शूट कर देता है, क्योंकि बाइबल की बात करने वाले फ्रैंक का असली नाम सैम था,
जिसने रंग भेद के चलते उस अनजान आदमी के छोटे भाई को मार दिया था और भागकर यहाँ काम करने आ गया था। वो आदमी सबसे माफी मांग वहां से चला जाता है और इन सब में से एक कमाल का आदमी था आर्नी, जो कहां से आया था किसी को नहीं पता, लेकिन मेहनत वाले काम से बचने के लिए आसान वाला काम करता था, लेकिन जान का जोखिम तो उसमें भी रहता था। वो भारी आवाज में सबसे कान बंद करने को बोलता और ट्री रूट्स को उड़ा देता था ताकि जमीन साफ कर सकें। बुढ़ापे के चलते काफी बड़बोला हो गया था और सबको काम करते देख बस बड़ी बड़ी डींगे हाँकता था, जैसे कि तुम सब लोगों जितना काम तो मैं अकेले ही अपनी जवानी में करता था। बारिश भी उसका मुंह बंद नहीं करवा पाती, क्योंकि वो तो बारिश में भी 23 घंटे काम किया करता था, लेकिन बाकी यहाँ बैठे लोग तो निकम्मे हैं। और हद तो तब हो गई जब उसने बताया कि उसने 60 डिग्री की गर्मी में भी काम किया था और सोते समय एक ही बेसुरा गाना गाया करता। सब लोग उसे चुप करवाते, लेकिन रॉबर्ट को उसका माउथ इंस्ट्रूमेंट बजाना अच्छा लगता था। महीने के बाद एक काम खत्म होता तो दूसरी जगह पेड़ों की कटाई के लिए बुला लिया जाता, और काम इतना था कि मानो जंगल का कुछ हिस्सा तो साफ ही कर दिया था। रॉबर्ट अक्सर मानता था कि एक अच्छा लकड़हार पेड़ गिराते समय ये जरूर जानता है कि पेड़ किस तरफ गिरेगा, लेकिन वो हमेशा सही नहीं होता, और इसी के चलते एक दिन ट्री गलत साइड गिरने की वजह से उसके साथियों में से 3 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। बूढ़े आर्नी के कहने पर उन तीनों के जूतों को पेड़ के साथ याद के तौर पर लगा दिया जाता है ताकि उनकी यादें जंगल में ही रहें। ये सब देख रॉबर्ट को भी लगता था कि एक दिन वो भी ऐसे ही काम करते हुए मर जाएगा, लेकिन आज नहीं। सीजन खत्म होता है और वो फिर से वापस अपने घर जाता है। अब उसकी बेटी बड़ी हो चुकी थी, परिवार के पास उसे सुकून मिलता था। रॉबर्ट उसके साथ खेलता और उसे बोलते हुए सुनकर खुश होता, लेकिन दिल में दुखी भी था क्योंकि बेटी को बड़ा होते हुए वो कभी कभार ही देख पाएगा। लेकिन इस बार उसकी बीवी ग्लेडिस शिकार करना भी सीख चुकी है और डिनर के दौरान वो जाहिर करती है कि वो भी रॉबर्ट के साथ उसके काम पर जाएगी और उसके साथियों के कपड़े धोकर या सबके लिए खाना बनाकर पैसे जमा कर लेगी। और इसी बहाने रॉबर्ट भी अपनी बेटी को रोजाना देख सकेगा, लेकिन वो सख्ती से मना कर देता है क्योंकि वो अपने परिवार को जंगल के हार्श एनवायरनमेंट में नहीं ले जाना चाहता। ग्लेडिस को नाराज होते देख उसने घर के आसपास ही काम ढूंढने की कोशिश की। पैसे कम थे, लेकिन मजबूरी थी, तो जैक नाम के दुकानदार के छोटे मोटे काम करके पैसे कमाता था, लेकिन आर्थिक परेशानी का दुख बेटी के साथ खेलते हुए कुछ समय के लिए भूल जाता। ग्लेडिस मशवरा देती है कि क्यों न किश्तों पर जमीन लेकर घर की खेती शुरू की जाए और एक सॉमिल भी बनाई जाए। ऐसे रॉबर्ट को कमाने के लिए शहर से बाहर जाने की जरूरत नहीं होगी। आइडिया महंगा था, लेकिन रॉबर्ट को पसंद आता है। वो सोचता है कि आखिरी बार कटाई के सीजन से इतने पैसे तो आ ही जाएंगे कि अपना कोई काम शुरू किया जाए। और अगले दिन फिर से बेटी और बीवी से विदा लेते हुए हाथ में कुल्हाड़ी उठाए घर को देखता है। यहाँ पहुंचकर देखता है कि अब ठेकेदार और ज्यादा कंजूस हो गए थे, जो दिन भर हुक्म चलाते और समय से काम पूरा न होने पर पैसे भी काट लेते थे। रात होने पर सभी साथी लकड़ियों से आग जलाते और अगले आने वाले कटाई के सीजन की बातें किया करते हैं। आर्नी दुखी है क्योंकि वो मानता है कि उन्होंने यहाँ जंगल में ऐसे ऐसे पेड़ काट डाले थे जो 500 साल पुराने थे, लेकिन पैसा कमाने की मजबूरी न होती तो वो ये काम कभी न करता। वो एक ऐसी बात बोल देता है कि रॉबर्ट भी सोच में पड़ जाता है। आर्नी बोलता है कि पेड़ों ने हमें वो सब दिया है जिसका शुक्रिया इंसान कभी नहीं कर पाएगा, और उन्हीं पेड़ों को काटकर इंसान उससे घोड़ा गाड़ी का पहिया बनाकर खुद को भगवान समझने लगा है। कड़वा था लेकिन सच था। बातों ही बातों में आर्नी बोलता है कि उसने कई सालों तक अलग अलग लोगों के साथ काम किया, लेकिन रॉबर्ट से वो जिंदगी में दोबारा मिलना चाहेगा क्योंकि रॉबर्ट एक अच्छा इंसान है। रॉबर्ट नहीं जानता था कि आर्नी के साथ ये उसकी आखिरी मुलाकात होगी, क्योंकि अगले दिन काम के दौरान एक छोटी टहनी उस पर गिरती है और वो घायल हो जाता है। चोट इतनी ज्यादा थी कि उसका असर दिमाग में हुआ और वो रॉबर्ट और यहाँ तक कि अपना नाम भी भूलने लगा। और ऐसे ही 8 दिनों के संघर्ष के बाद अपनी अंतिम सांसें लेता है। एक बूढ़ा बोलता है कि आर्नी मानता था कि जैसे ही पेड़ को काटोगे तो एक दिन पेड़ भी तुम्हारी जान लेने जरूर आएगा, और ऐसा ही हुआ। लेकिन रॉबर्ट मानता था कि वो टूटी हुई टहनी उसके लिए थी। दिल में निराशा लिए वो सीजन खत्म होते ही वापस ट्रेन में बैठ जाता है और सो जाता है। लेकिन आंख खुलते ही वो देखता है कि सभी लोग बाहर देख रहे थे, क्योंकि जिस शहर में रॉबर्ट को जाना था वहां के जंगलों में प्राकृतिक आग लग चुकी थी और रॉबर्ट का घर भी उसी जंगल में था। वो स्टेशन पर लोगों की भीड़ को देखता है जो शहर छोड़कर भाग रहे थे। वो ग्लेडिस को उस भीड़ में ढूंढता, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। अब वो फौरन अपने घर की ओर भागता है, लेकिन भयानक आग का धुआं इतना ज्यादा था कि रॉबर्ट जंगल के बीच में ही बेहोश हो जाता है। सुबह जागा तो फौरन अपने घर को देखा जो अब राख के ढेर में बदल चुका था। बेटी के खिलौने भी राख में पड़े थे। उसने काफी दिनों तक उनका इंतजार किया,
और जब वो कहीं नहीं मिले तो वो वापस लौट आया और जैक से राशन लेकर अपनी जमीन पर बैठकर उनका इंतजार करता। इसी इंतजार में उसकी जान भी जाने वाली थी जब एक भालू उसके पास से गुजरता है। लेकिन भगवान की मर्जी थी जो वो भालू उसे देखकर भी अनदेखा कर देता है। दिन गुजरते गए और वो आंखों में आशा लिए इंतजार करता रहा और अकेलापन इतना था कि अपने मरे हुए चीनी दोस्त से भी अपनी बीवी और बच्चे के खो जाने के जवाब मांगने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। अगली सुबह जैक उसके पास आता है जो कि उसके लिए शिकार किया हुआ ताजा मांस लाया था। वो बोलता है कि वो जैक का ये एहसान चुका देगा, लेकिन जैक उसे चुप करवाते हुए अपने साथ माइंड को डाइवर्ट करने शिकार पर ले जाता है। उसे शिकार करते देख उसे ग्लेडिस की याद आ जाती है और आंखों में आंसू लिए वो बोल पड़ता है कि अब वो नहीं आने वाले। जैक भी उसे खामोशी से देख ही सकता था। समय के साथ रॉबर्ट ने वहां छोटा सा वुडन शैक बनाया और फिर से इंतजार करते हुए मछलियों और मशरूम से अपना पेट भरते हुए दिन गुजारे। और दिल में डर था कि जब ग्लेडिस और उसकी बेटी वापस आई तो वो कहाँ रहेंगे, इसलिए वो उसी जली हुई जमीन पर फिर से पहले वाला घर बनाना शुरू कर देता है। कुदरत से उसका अकेलापन देखा नहीं गया, इसलिए बहाने से उसने एक आवारा डॉग और उसके पपीज को भी उसके पास भेज दिया। अब घर बनाने के साथ साथ उसके पास खेलने के लिए भी कोई था। वो हर दिन पेड़ काटता गया और घर का ढांचा बनाता गया। उसे ग्लेडिस और बेटी की आवाजें भी सुनाई देती थीं, लेकिन वो अपने काम में लगा रहा और डिनर पर अक्सर जैक उसके पास आने लगा था। दोनों बातें करते और सुबह होते ही जैक भी एक मुसाफिर की तरह वापस अपने रास्ते लौट जाया करता। रॉबर्ट घर का बाहरी ढांचा बना लेता है और सोते हुए अक्सर आकाश में मीटियोरॉइड्स को गुजरते हुए देखने लगा। कुछ महीनों में नया केबिन भी बन गया, लेकिन वहां ग्लेडिस और बेटी की बातों का शोर नहीं था। महीनों का समय अब साल में बदल चुका था, लेकिन उसकी आंखों को आज भी अपनी फैमिली का इंतजार है। अकेलापन काटने को दौड़ता था, इसलिए वो वापस ट्रेन से वापस काम की ओर आ जाता है, जो अब लकड़ी के नहीं बल्कि स्टील के ब्रिज से गुजरने लगी थी। अब नई और आधुनिक मशीनें वहां आ चुकी थीं और नए लकड़हारे अब कुल्हाड़ी का नहीं बल्कि इलेक्ट्रिकल वुडन सॉ का इस्तेमाल करने लगे थे। वहां के पेड़ जिनमें पुराने वर्कर्स के निशान रह गए थे, अब उन्हें भी गिराया जाने लगा था। ये देख रॉबर्ट सोचता है कि शायद अब उन मरे हुए लोगों को कोई याद नहीं करने वाला। जो रॉबर्ट पहले फुर्तीला था, अब वो भी धीमा रहने लगा और हर समय थका हुआ सा रहता है, क्योंकि जिंदगी शायद उसे बुढ़ापे की ओर ले जा रही थी। डिनर के दौरान एक बूढ़ा शख्स जिसका नाम बिली है वो उसके पास आता है। रॉबर्ट उसे पहचान लेता है, लेकिन बहुत याद करवाने के बाद बिली को सब याद आता है। बिली अपनी जवानी में रॉबर्ट और उसके साथियों के साथ काम कर चुका है। वो मजाकिया इंसान आर्नी के बारे में पूछता है, क्योंकि बिली नहीं जानता था कि आर्नी मर चुका है। रॉबर्ट भी उसे आर्नी की मौत के बारे में नहीं बताता, क्योंकि बिली को यह सुनकर दुख होता। अब दोनों को लगने लगा था कि अब यहाँ सब कुछ बदल चुका है। नए लड़कों ने बूढ़े लोगों को रिप्लेस कर दिया था और ये लड़के एक साथ डिनर नहीं करते बल्कि अलग अलग ग्रुप्स में रहने लगे थे। बिली भी इस बात पर सहमति जाहिर करता है। अब कुछ समय बाद अब रॉबर्ट भी एक लकड़हारा नहीं रहा, क्योंकि जिंदगी का यही दस्तूर है कि नए चेहरे हमेशा पुराने लोगों को बदल ही देंगे। घर वापसी के दौरान वो नदी में नहाता और दिल में डर था कि समय के साथ वो अपनी बेटी का चेहरा भी न भूल जाए। लेकिन अब वापसी के दौरान कोई था जो उसका इंतजार करने लगा था। अब उसके हाथों में जोर नहीं था, इसलिए वो अब कम मेहनत वाला काम करने की सोचता है और $300 के किराए पर एक घोड़ा गाड़ी ले लेता है, जिसमें वो सामान लाया ले जाया करता और कभी कभी तो लोगों को भी सवारी करवाता और किराया लेता। उसने खुद को बिजी रखा, लेकिन ग्लेडिस और उसकी बेटी की आवाजों ने कभी उसका पीछा छोड़ा ही नहीं। अगली सुबह वो एक महिला को पिक करता है जिसका नाम क्लेयर है और जो वहां की नई फॉरेस्ट ऑफिसर के काम से तैनात होकर मोन्टाना शहर से वहां आई है। साथ ही वो बताती है कि उसने इस जगह के बारे में लोगों से ऑलरेडी सुन रखा है और बताती है कि यहाँ 3000 साल पहले बर्फ हुआ करती थी और जब स्नो मेल्ट हुई तो बाढ़ आ गई और सब कुछ बर्बाद हो गया। लेकिन कुदरत की वजह से यहाँ दोबारा से पेड़ पौधे उग गए और यही जिंदगी का इकलौता नियम है। रॉबर्ट उसकी बातें बस खामोशी से सुनता है। क्लेयर पहले आर्मी में नर्स थी और अब सरकार की तरफ से जंगल में आग लगने के बचाव के सिलसिले में वहां आई थी। समय गुजरता गया और मौसम की तब्दीली और वो नींद में पुराने भयानक सपनों के कारण ठीक से सो भी नहीं पाता था और बीमार रहने लगा। लेकिन एक रात उसे सपना आता है जब वो ग्लेडिस को सामने पाता है और घर में आग लगते ही वो बेटी को उठाकर जंगल से बाहर भागती है, लेकिन पूरा सफर तय नहीं कर पाती और बेटी को अकेला अपने हालात में छोड़कर जंगल में दम तोड़ देती है। ये देखते ही उसकी नींद खुल जाती है। शायद वो काम के सीजन में बाहर रहने की वजह से यहाँ बर्फ के मौसम को पहली बार देख रहा था। नजारा सुंदर था, लेकिन शिकार करना उतना ही मुश्किल। समय फिर से गुजरता है और बर्फ हटने के बाद वो क्लेयर से मिलने उसके पास जाता है।
टावर के ऊपर केबिन में बैठ दोनों बातें करते हैं और ढलते हुए सूरज को देख क्लेयर ऐसी बात बोल देती है जिससे रॉबर्ट के पुराने घाव ताजा हो जाते हैं। वो बोलती है कि यह नजारा देखकर उसे ऐसा लगता है कि मानो जैसे यहाँ कभी आग लगी ही नहीं थी। लेकिन ग्लेडिस और उसकी बेटी के बारे में सुन वो फौरन रॉबर्ट से माफी मांगती है। रॉबर्ट जाहिर करता है कि शायद वो चले गए, लेकिन आज भी उनकी आवाज उसके कानों में गूंजती है। जिस पर क्लेयर भी अपने मृत पति का किस्सा बयान करती है और बोलती है कि शायद वो भी पति को भुलाने के लिए काम में खुद को बिजी रखने के लिए यहाँ आई थी। अब उसी शाम को जब रॉबर्ट घर पर होता है तो बाहर एक शोर होता है। वो लालटेन लेकर बाहर आता है तो देखता है कि एक छोटी लड़की बेहोशी की हालत में जमीन पर गिरी हुई थी। उसे मालूम था कि यह इम्पॉसिबल है, लेकिन उसका दिल मान चुका है कि यह जरूर उसकी बेटी है जो उसे ढूंढते हुए वापस घर तक चली आई, जिसकी पैर की हड्डी टूटी हुई थी। वो उसे उठाकर अंदर ले आता है और उसका चेहरा साफ करने के बाद उसकी टूटी हुई हड्डी को वापस अपनी जगह पर सेट करता है। बेहोशी की हालत में वो दर्द महसूस नहीं कर पा रही थी। इसके बाद उसे सोते हुए देखता और बेटी के पुराने बचपन के पलों को याद करते हुए सो जाता है। लेकिन सुबह की पहली किरण के साथ जब उसकी आंख खुलती है तो खिड़की खुली हुई थी और बेटी वहां से जा चुकी थी। वो फौरन बाहर उसे ढूंढने के लिए जाता है। काफी मशक्कत के बाद भी उसे वो नहीं मिलती और उसका दिमाग अभी भी इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि क्या ये सब सच में हुआ था या फिर ये बस उसकी इमेजिनेशन थी। ये सोचकर वो और दुखी हो जाता है और एक हफ्ते के बाद भी वो अपनी बेटी की एक झलक पाने के लिए उसे जंगल में ढूंढता रहा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। वो कई दिनों तक खिड़की पर बैठे इंतजार करने लगा। अकेलापन काटने को दौड़ता था, इसलिए अपने बुढ़ापे में वो कभी कभी स्पोकेन शहर की ओर ट्रेन के जरिए जाया करता, जो अब ऊंचे ऊंचे स्टील के ब्रिज पर दौड़ने लगी थी। पहली बार शहर देखा तो लगा शायद उसकी जिंदगी बहुत पीछे छूट गई है और लोग काफी आगे निकल चुके हैं। ऊंची इमारतें और सड़क पर भागती गाड़ियों का शोर उसके लिए नया था। पहली बार नया टीवी भी आ गया था जिसमें उसने इंसान को अंतरिक्ष में जाते हुए भी देखा। जब कुछ आगे गया तो एक आदमी शोर मचाते हुए सबको बुला रहा था। यहाँ पता चला कि वो थिएटर का नया शो देखने के लिए बुला रहा था। काउंटर से टिकट लेकर रॉबर्ट अंदर गया तो शो देखने के बाद इमोशनल होते हुए रोने लगा। शायद उसकी सारी जिंदगी उसके सामने आ रही थी। कई दशकों बाद उसने शीशे में अपना चेहरा देखा। समय के साथ चेहरे की झुर्रियां अब सामने आने लगी थीं। समय इतना बदल चुका था कि अब $4 में पक्षियों की तरह उड़ भी सकते हैं। रॉबर्ट ने सोचा कि अब ये भी आजमा लेते हैं। अजीब सी चीज दिखी जिसे एरोप्लेन बोलते हैं और दिल में डर लेकर रॉबर्ट उसमें बैठा तो ऊपर से पहली बार पूरे शहर को देखा। ऊपर से इंसान बहुत छोटा दिखाई दे रहा था और दिल में एहसास हुआ कि उसकी तरह ही पता नहीं कितने ही लोगों की अलग अलग कहानी होगी और सभी अपने सच के साथ जी रहे थे। उसकी सारी जिंदगी उसकी नजरों के सामने आने लगी। उसकी जवानी के दिन, उसका प्यार और उसकी बेटी की यादें। वो ये सब देखते हुए खामोशी से सारा कुछ देखता रहा और हवा को महसूस करने लगा और समय का पहलू बदला और कुछ सालों बाद रॉबर्ट की मौत नवंबर के महीने में ही नींद में अचानक हो गई और वो शांति से एक गहरी नींद सो गया और उसकी आखिरी निशानी उसके घर को भी नेचर के हवाले कर गया। वो जिंदगी में चुपचाप आया और शांति से चला गया। ये कहानी हमें ये दर्शाती है कि दुनिया में लोग आते जाते रहते हैं, कुछ नाम याद रह जाते हैं और एक दिन ऐसा भी आता है जब ना तो नाम याद रहता है और ना ही किए गए कामों का एहसास दिखाई देता है। इसलिए जिंदगी को बोझ मत बनने दो। खुश रहो और हर दिन कुछ ऐसे पल बनाओ जो तुम्हें अंदर से रोशन कर दें। आखिर में यही छोटे छोटे लम्हे हमारी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सच बन जाते हैं, क्योंकि लाइफ का सर्कल बचपन की मासूमियत से शुरू होकर संघर्षों, सीखों और सपनों के सहारे आगे बढ़ता है। हर पड़ाव हमें मजबूत बनाता है और हर गिरावट नई उड़ान का सबक देती है। आखिर में यही बोलना चाहूंगा कि समय और तुम्हारे साथ साथ दुनिया भी अपने रास्ते को चल रही है। सफर में ठोकरें मिलें तो महसूस करना कि आपके थके हुए कदमों को नई उड़ानें मिल रही हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही फील गुड स्टोरीज पसंद है तो आप इस वीडियो के बाद ये दोनों वीडियोस जरूर चेकआउट करना। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपका कहानी के बारे में कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। कहानी में आखिर तक बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।